जमहूरियत परवान चढ़ रही है। पहली बार पाकिस्तान में एक मुंतखब हुकूमत अपनी पूरी मुद्दत पूरी करने जा रही है। लेकिन क्या सियासतदानों ने, सियासी जमातों ने, जमहूरी हुकूमतों ने अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक काम किया, अवाम को सुकून और इत्मीनान के लम्हात फराहम किए या नहीं, ये सवाल अभी पूछना और इसका जवाब हासिल करना बाकी है। लेकिन ये ज़रूर है कि बयानात और अंदाज और गुफ्तगू और इल्ज़ामात इस किस्म के आए हैं कि अवाम का टेम्परेचर भी बढ़ा है, उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा है, उनकी तशवीश और तफक्कुरात में भी इजाफा हुआ है, परेशानियों में भी इजाफा हुआ है। इल्ज़ामात और लबो लहजा ये अंदाज इख्तियार कर गया है कि ऐसा लगता है कि खुली जंग हो रही है। पाकिस्तान और भारत के रहनुमाओं ने भी कभी एक दूसरे के बारे में इस किस्म की ज़बान, अल्फाज और इल्ज़ाम इस्तेमाल नहीं किए, चाहे जंग का माहौल हो, जैसा आज पाकिस्तान के सियासतदान आज के सियासी माहौल के हवाले से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें कोई सियासी जमात और कोई सियासी गिरोह ऐसा नहीं है जो एक दूसरे के पीछे रह जाने की कोशिश कर रहा हो, एक आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और सियासतदान इस सिलसिले में पीछे होते नजर नहीं आ रहे। हर रोज कुछ ना कुछ होता है। गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि रावलपिंडी में जब जलसा हुआ जिसमें इमरान खान और शेख रशीद ने पुरजोश तकारीर की, एक बहुत बड़ा इज्तिमा था, लेकिन आज का जो सियासी माहौल है उससे खिताब करते हुए अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह जनाब शेख रशीद अहमद ऐसा लगा कि जज्बात की रो में बह रहे हैं और उनके लिए इस जलसे के दौरान उन्होंने जो लबो लहजा और अल्फाज इस्तेमाल किए वो नहीं थे किसी भी लिहाज से। जनाब चीफ जस्टिस साहब, kill the bastard! Sheriff the Khatam, kill the bastard before he kills you! Kill the bastard before he kills you! Kill the bastard before he kills you! लबो लहजा और इल्ज़ामात की ये रुख इख्तियार करने वाले शेख रशीद वाहिद नहीं हैं। पिछले चंद दिनों में हमने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के दरमियान और उनकी पार्टी के रहनुमाओं के दरमियान जिस किस्म के इल्ज़ामात और लबो लहजे का इजहार हुआ है, पाकिस्तानियों के लिए उससे सुकून का और इत्मीनान का कोई अंसर नुमाया नजर नहीं आता। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं कोई बहुत बड़ा फरिश्ता हूँ, गुनाहगार आदमी हूँ, अल्लाह से दुआ मांगता हूँ सीधे रास्ते पर लगाए कि मैंने लेकिन कभी अपनी बीवी को धोखा नहीं दिया, उससे बेवफाई नहीं की, उसका दिल नहीं दुखाया। आज तक 8 साल मेरी तलाक हो गया, वो मेरी इज्जत करती है, कभी मैंने उससे बेवफाई या धोखा नहीं दिया। क्या चौधरी निसार और नवाज शरीफ ये कह सकते हैं कि इन्होंने अपनी बीवियों से बेवफाई नहीं की? किसी अदालत ने किसी को झूठा करार दिया है तो वो सिर्फ इमरान खान है। हमें मजबूर न करें वो रिकॉर्ड पेश करने में जिसमें अमरीकी अदालत ने बाकायदा तौर पर आपको झूठा साबित किया। अगर आपको अखलाकी जुर्रत होती तो आप जिस तरह हम पे आप बरसते हैं, आप जैसे कहते हैं बड़े बहादुर, आप हर एक कहते हैं बुजदिल है, फलाना तो कागजी शेर है। अगर आप इतनी बहादुरी होती तो आप वहां जाकर उसका सामना करते। नहीं, आप तो भीगी बिल्ली बनकर आपने तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर ली। जो कुछ मुझे आपके बारे में इन 30 सालों बारे इल्म है वो शायद आपको याद नहीं है। आपके जो, मैं अखलाकी की बात नहीं कर रहा, आपके जो माली मामलात में सिर्फ मैं थोड़ा याद होना चाहता, भूल गए हूं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं सन 1988 जब मैं इंग्लैंड आया हुआ था, आपका मैच देखने ससेक्स भी आया और फिर वो जो आपकी दोस्त थी सीताबाई, तो उसके घर एक खाना था, उसमें मैं आया था और भी काफी आपके दोस्त थे। आपको याद दिलाना चाहता हूं कि उस वक्त आप बहुत परेशान थे। ये इल्ज़ामात और अंदाज और इल्ज़ामात की नौइयत आपने देखी, ये थी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, जब सियासी रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से खिताब करते हैं और ख़ुद गुफ्तगू करते हैं। लेकिन ये इल्ज़ामात, गुफ्तगू और और ये माहौल एक नया बल्कि ख़तरनाक रुख इख्तियार कर लेता है जब ये सियासतदान हमारे टॉक शोज़ में बैठते हैं और एक दूसरे के सामने बैठते हैं और एक दूसरे से हम कलाम होते हैं। इल्ज़ामात, गुफ्तगू और अंदाज आपके लिए नया नहीं है, मगर अवाम इससे परेशानी में मुब्तला होते हैं, उनकी टेम्परेचर बढ़ता है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, अगर आप तुम कर रहे हो जरा तमीज से बात करो, गलत बात मत करो। क्या ये बकवास आपने किसको कहा? किसने बकवास किया? आपने क्या कहा अभी? देखिए एक गलत बात, अखलाक से गिरी हुई बात ना करें। देखिए मैंने बकवास नहीं किया, मैं तेरी तरह बगैरत आदमी नहीं हूं कि मैं बकवास करता हूं। मैंने बकवास कब किया? इस तरह की बातें ना करें यार, मैंने बकवास किया नहीं, मैं बात करूं कि ये आप जरा बंद कराएं। नहीं, 5 मिनट के एक ब्रेक दें, 5 मिनट के लिए। आप कैसे बात कर रहे हैं? आप एक 5 मिनट के लिए देखिए जी, ये हमने तो ये बात की है कि जो बच्ची है, ये बच्ची देख लें आप, ये इनकी बेटी है या नहीं है। एक आदमी जो मुसलमान हो और वो निकाह के बगैर किसी के साथ रहे और उसकी बच्ची अगर पैदा होती है
تو کیا وہ جائز ہے معاملہ؟ اگر وہ جائز ہے اسلام میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اور آرٹیکل 62, 63 اور جہاں تک ججمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں کہ لاس اینجلس کورٹ نے تو آپ کو پکڑا نہیں تو وہ ججمنٹ کوئی کرمنل تھوڑی تھا. اس نے تو یہ کہا ہے, اس ججمنٹ کی کاپی بھی ہے, اس میں تو یہ دیا گیا ہے کہ یہ جو بچی ہے جس کے لیے وہ کیس کیا گیا تھا وہ اس کے آپ والد ہیں. یہ 3 لائنوں کی ججمنٹ ہے. جی ہاں, اس میں کلیئر کیا ہوا 1 2 3 اس میں انہوں نے کیا. یہ کاپی لیں. کوئی ڈی این اے ٹیسٹ ہے آپ کے وکلا نے آپ نے جا کے کلیم, مجھے کوئی دنیا میں کہہ دے جی میری بچی کے آپ باپ ہو, میں تو جاؤں گا کیسے ہو بھائی, ڈی این اے لو, یہ کراؤ اور یہ دیکھ لیں شکل ماشاءاللہ نہیں مل رہی آپ سے, یا مان لو دیکھو یہ ہم ان کے خلاف نہیں کر رہے, ہم سیاست نہیں کر رہے. کیا ممکن ہے کہ پاکستان کے سیاستدان ذمہ داری کا مظاہرہ کریں, لب و لہجوں میں بھی, الزامات میں بھی, گفتگو میں بھی؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ذاتیات کو الگ کر دیا جائے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ جس طرح سے گفتگو کی جائے اس میں شائستگی نظر آئے, اس میں مہذب رویہ نظر آئے؟ کیا پاکستانی سیاستدانوں سے یہ توقع رکھنا ایک مشکل بات ہے؟ اس کا تجزیہ حاصل کرتے ہیں. پاکستانی سیاست کو کئی دہائیوں سے بہت قریب سے اس کا جائزہ لیا ہے, تجزیہ کیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز صحافی اور ہمارے پروگرام میرے مطابق کے ہوسٹ جناب سہیل وڑائچ. بہت بہت شکریہ سہیل وڑائچ صاحب. یہ جو پاکستانی سیاست میں اس وقت ہم ماحول دیکھ رہے ہیں اور جو انداز ہم دیکھ رہے ہیں اس میں بے ہنگمیت نظر آتی ہے, بہت تیزی اس میں آ گئی ہے. کیا یہ پاکستانی سیاست کا ہمیشہ سے یہی انداز رہا ہے یا یہ اس دفعہ حالات کچھ زیادہ خطرناک ہو گئے ہیں؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ یہ جو تیزی ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے اور سیاستدان بجائے اس کے کہ کچھ سیکھیں یہ ایسا کر رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے کبھی کچھ سیکھا ہی نہیں. آپ دیکھیں پاکستان اور ہندوستان میں جب متحدہ ہندوستان میں سیاست شروع ہوئی تو بڑی مہذب باشعور انداز سے سیاست کی جاتی تھی, ایک دوسرے پہ کی مخالفت بھی کی جاتی تو اس کے لیے ایسے الفاظ چنے جاتے تھے جس میں توہین کا پہلو نہ ہو, اور اس طرح سے الزام تراشی نہیں کی جاتی تھی کہ جس کا کوئی وجود ہی نہ ہو. آج کل تو ایسی الزام تراشی کی جاتی ہے کہ جس کا وجود ہی نہیں ہوتا. کئی سالوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ تو ویسے ہی الزام لگایا تھا. اب کرپشن ایک ایسی چیز بن گئی ہے جس پر ہر بندہ دوسرے پر الزام لگا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ 1947 سے لے کے 58 تک کے 11 سال ہیں, خواجہ ناظم الدین ہیں, حسین شہید سہروردی ہیں, لیاقت علی خان ہیں, ایون سکندر مرزا ہیں, غلام محمد ہیں, تو کسی پہ کرپشن کا کوئی بڑا الزام نہیں لگا تو, اور نہ ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے الزام لگائے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کو اب وقت کے ساتھ ساتھ سیکھنا چاہیے کہ وہ ایسی چیزیں نہ کریں جس میں ایسے الزام نہ لگائیں جن کا کوئی وجود نہ ہو, اور ایسی گالی گالیں جس سے بعد میں پیچیدگیاں پیدا. لیکن کیا کوئی طریقہ ہے کہ جس سے ہم اپنے سیاستدانوں کو مجبور کریں یا پابند کریں کہ وہ اپنے لب و لہجے کو درست کریں, اپنے انداز کو شائستہ بنائیں, مہذب انداز میں گفتگو کریں؟ کیا کوئی طریقہ کار ہے کہ ہم اپنے سیاستدانوں کو اس پر پابند کر سکیں؟ دیکھیں, اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ خود سیکھیں, اور جو سیکھنا چاہیے سیاسی جماعتوں کو انہیں بتانا چاہیے, سیاسی لیڈرشپس کو بتانا چاہیے کہ بھئی آپ یہ حدود کراس نہ کریں. اور دوسرا جو مؤثر طریقہ ہے, جو کیونکہ شاید بہت دیر ہو چکی ہے یہ سکھانے میں, دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کوڈ آف کانڈکٹ جو ہے اس کو سختی سے نافذ کیا جائے. فخر الدین جی ابراہیم صاحب چیف الیکشن کمشنر ہیں, انہیں چاہیے کہ وہ اس حوالے سے ایک کوڈ آف کانڈکٹ کو سیاسی جماعتوں کو بلائیں اور اس کو سختی سے اس پر عمل درآمد کریں, اور جو سیاستدان اس کی خلاف ورزی کرے اس کو بین کریں اس الیکشن سے. بہت بہت شکریہ جناب سہیل وڑائچ ہمارے ساتھ تھے. پاکستان کے سیاستدانوں میں اور پاکستان کی سیاست میں پھیلتی ہوئی غیر شائستگی, غیر مہذب رویہ, بے ہنگم الزامات, اس پر ہم بات کر رہے تھے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں. چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی نے یوم آزادی کے موقع پر فوجیوں سے خطاب کیا, پاکستانی قوم کو پیغام دیا کہ پاکستان کو سب سے بڑا چیلنج, سب سے بڑا خطرہ دہشت گردی سے ہے, اور پاکستانی فوج کا عزم ہے کہ پاکستانیوں کو دہشت گردی کے اس عذاب سے چھڑا کر دم لے گی. پاکستانی فوج اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرے گی. اس کے بارے میں بات کرتے ہیں چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد.
वेलकम बैक। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने यौम आज़ादी के मौके पर रिवायती तौर पे फौजियों से खिताब किया। बहुत अहम खिताब था और इस खिताब में एक बार फिर कौम को याद दिलाया गया कि पाकिस्तानियों को इस वक्त सबसे बड़े चैलेंज का जो सामना है वो अब भी इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अशरफ परवेज़ कियानी ने कहा कि इसके लिए पूरी कौम को मुत्तहिद होना होगा, फौज के साथ खड़ा होना होगा ताकि पाकिस्तान को इस अहम चैलेंज से निमट सके। उन्होंने एक बार फिर याद दिलाया और इस बात पर जोर दिया कि दहशतगर्दी से निमटने के लिए मौसर इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन बनाने की ज़रूरत है। पिछले 2 साल से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अशरफ परवेज़ कियानी याद दिला रहे हैं कि मुल्क में दहशतगर्दी से निमटने के लिए मौसर कवानीन मौजूद नहीं है और पार्लियामेंट इस सिलसिले में कार्रवाई करे। जनरल अशरफ परवेज़ कियानी ने कहा कि कौम को इकट्ठा होना होगा और इसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी फ़ौज एक साथ मिलें ताकि इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी से छुटकारा हासिल किया जा सके। हमें एहसास है कि किसी भी फौज का सबसे मुश्किल काम अपने लोगों के खिलाफ लड़ना है, लेकिन ये सिर्फ आखिरी हरबे के तौर पर किया जाता है। हमारा असल मकसद ये है कि इन इलाकों में अमन लौट आए और लोग मामूल की ज़िंदगी जी सकें, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि सब लोग मुल्क के आइन और कानून के पाबंद हों। कोई भी रियासत एक मतवाज़ी निज़ाम और अस्करी क़ुव्वत की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। कोई भी रियासत एक मुतवाज़ी निज़ाम और मुतवाज़ी अस्करी क़ुव्वत की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। फ़ौज सिर्फ एक ही होनी चाहिए और फ़ौज का साथ होना चाहिए अवाम और कौम को, और कौम, अवाम और फ़ौज मिल के इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी से छुटकारा हासिल कर सकती है। इसके लिए लड़ाई जारी है। कई कबायली इलाकों में पाकिस्तानी फ़ौज इस सिलसिले में ऑपरेशन कर रही है। कहीं पर कामयाबी से ये ऑपरेशन मुकम्मल हो चुके हैं। सवात में मुकम्मल अमन बहाल हो चुका है। जनूबी वज़ीरिस्तान के बड़े हिस्से में अमन बहाल हो चुका है। बाजोड़ एजेंसी और दूसरे कबायली इलाकों में हालात में बेहतरी है, लेकिन शुमाली वज़ीरिस्तान और कई ऐसे कबायली इलाके मौजूद हैं जहां पर मुस्तनद राय के मुताबिक दहशतगर्दी के बड़े अड्डे काम कर रहे हैं। ये कार्रवाई और ये मिशन के पाकिस्तानी कौम को दहशतगर्दी से छुटकारा हासिल कराया जाए, इसमें क्या कुछ करना होगा ये हम पूछते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे दिफाई उमूर के मुमताज़ तज़कियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह। शाह साहब, ये बताइएगा कि अगर ये पाकिस्तानी फ़ौज को और कौम को दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन जंग लड़नी हो या इंतहा पसंदी से पाकिस्तान को छुटकारा हासिल करना हो, तो इस सिलसिले में ये महाज कहाँ खोलने होंगे, कहाँ जाके ये लड़ाई करनी होगी, कि किस जगह पे जाके कहाँ पर ये फैसला कुन लड़ाई होगी? मेरे ख्याल में इसके सबसे बड़ा महाज जो है वो पूरी मुल्क की सतह पे होगा, जिसमें फौज भी शामिल होगी और पूरी कौम इसमें शामिल होगी, क्योंकि इस जंग के कोई और भी डायमेंशंस हैं इससे अलावा कि जिस मिलिट्रीली इसको ख़त्म की जाए, तो इसलिए इसमें पूरे कौम ने हिस्सा लेना। अच्छा, ये जो बारहा जिक्र होता है कि शुमाली वज़ीरिस्तान इस वक्त जो है वो फोकस है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंतहा पसंद अस्करी पसंद ग्रोह मौजूद हैं, क्या वहाँ पर कार्रवाई के बगैर ये लड़ाई मुकम्मल की जा सकती है जैसे कि एक तासुर है? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में क्योंकि बाकी जगहों पे हमने काफ़ी कुछ काम किया हुआ है, जैसे मालाकंड है स्वात, उसमें बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। जनूबी वज़ीरिस्तान में हम कर चुके हैं। इस तरह औरंगज़ई एजेंसी में और कुरम एजेंसी में एक ऑपरेशन अभी भी ऑन है। तो मेरे ख्याल में फाइनली एक जगह जहाँ पर हमें ये ऑपरेशन जल्द या बदेर करना होगा वो शुमाली वज़ीरिस्तान है, और मेरे ख्याल में इसके लिए बात की जा रही है कि शायद ये ऑपरेशन हमें करना पड़ेगा, चाहे जितनी हम देर करेंगे वो मुश्किल हमारे लिए होगी, लेकिन बहर सूरत हमने वो करना होगा। और मेरे ख्याल में 2014 से पहले, इससे पहले कि अमेरिकन या जो फोर्सेस है अफगानिस्तान से निकले, पार्शली जो निकल रहे हैं, उससे पहले हमने अपने इलाके में जो अपनी थे हुकूमत की वो कायम करनी। मगर ये मौसर तरीके से ऑपरेशन हो, ये इंतहा पसंदों के खिलाफ, अस्करियत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई हो, इसके लिए भी बड़ी पाबंदियां क़यूद तो हैं ना फौज के लिए, जो फ्रंट लाइन पे लड़ती है जाके, वो एक आम दुश्मन की तरह से तो नहीं लड़ सकती इन कुव्वतों से। दरअसल एक तो इसमें है कि जो पाकिस्तान आर्मी की स्प्रेड है, यानी हमने मशरकी बॉर्डर पे भी कुछ फौज रखनी है हिंदुस्तान के खिलाफ,
जो उनके अज़ाइम है, और इसके अलावा जो तमाम पूरी मगरबी सरहद है, चाहे स्वात है, वहाँ पर आपको मालूम है कि फजलुल्लाह जो है वो हमले कर रहा है दीर और चतराल के एरिया में, मौलवी फ़कीर मोहम्मद जो है वो बाजौड़ के इलाकों में, और इस तरीके से वलीउल्लाह जो है वली मोहम्मद वो मोहम्मद इलाकों में। तो ये फ़ौज जो है तमाम ट्रैवल एजेंसीज में बिखरी पड़ी है, बलूचिस्तान में भी कुछ प्रॉब्लम्स है। तो इसलिए एक जो है वो फिजिकली कि जब फौज की स्प्रेड हो तो ऐसा ना हो कि हम किसी जगह इम्बैलेंस हो जाए, तो इसलिए एक जो कैद है पाकिस्तान फोर्सेस के ऊपर वो ये स्प्रेड है, और ऐसी लड़ाई करनी है कि जिसमें बैलेंस जो है वो बाहर सूरत पे रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह हमारे साथ थे। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के हवाले से हुकूमती हलकों के और हुकूमत का मूड बिगड़ रहा है, तेज़ी से बिगड़ रहा है, ऐसे ऑब्जर्वेशन सामने आ रहे हैं और ऐसा माहौल बन रहा है। इसके बारे में आपसे बात करेंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इफ्तार डिनर से खिताब करते हुए एक बार फिर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी दबाव के बगैर अपने फैसले करती रहेगी। इस चीज़ से बेपरवाह होकर कि इन फैसलों का क्या नतीजा होगा, आइन की रूह के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन फैसलों पर अमल करती रहेगी, वो किसी दबाव में नहीं आएगी। इसी पस मंज़र में दूसरी जानिब हुकूमती हलकों की जानिब से ये वाज़ेह पैगाम मिल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा मामलात के हवाले से उसके मूड में तेज़ी से खराबी आई है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि कल बावजूद अपनी मसरूफियत की वजह से वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक नहीं होंगे जो जनाब जस्टिस रिटायर्ड शाकिरुल्लाह जान के लिए मुनक़िद किया जा रहा है। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपने दलाइल देते हुए कहा कि वज़ीर आज़म पाबंद नहीं है कि वो किसी भी गैर आइनी हुक्म को माने, चाहे वो किसी फोरम की जानिब से भी आए। उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को जो हुक्म दिया गया है वो इंतज़ामी तौर पे उनको इस किस्म का कोई हुक्म नहीं दिया जा सकता, वो इस हवाले से उनको इस्तिस्ना हासिल है। हुकूमती हलकों की जानिब से अब ये बात भी सामने आ रही है कि ऐन मुमकिन है कि 27 अगस्त को वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के बरखिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पेश ना हो और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कार्रवाई में शिरकत के लिए ना जाएं, जो कि हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान टकराव का एक नया माहौल पैदा करने की वजह बन जाएगा। इसी वजह से कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हुकूमती ताल्लुकात के हवाले से ईद के बाद वाला हफ्ता इंतहाई अहम होगा। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करते हैं शाम का, जहां पर मशरिक वुस्ता की कुव्वतें, मगरबी कुव्वतें, अमरीका सब मिलके एक खेल खेल रही हैं। कुछ मुबस्सिरीन कहते हैं कि ग्रेट गेम हो रहा है। इसके बारे में आपको बताएंगे एक खुसूसी रिपोर्ट के जरिए छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शाम के मुस्तकबिल के हवाले से वहाँ पर मौजूद बागी फौजों और बागियों और हुकूमत की हामी अफवाज के दरमियान लड़ाइयाँ झड़पें जारी हैं। 20,000 से ज़ायद शामी हलाक हो चुके हैं। माहौल वही है तकरीबन जो इससे पहले लीबिया में देखने में आया और उससे कबल मिस्र, अलजायर और ट्यूनिस वगैरह में देखने आया। शाम में अमेरिका मुखालिफ सदर बशर अल असद की हुकूमत को तब्दील करना मकसद है। इस हवाले से दबाव भी जारी है, लेकिन खुद शाम की हुकूमत और सदर बशर अल असद इस्लामी दुनिया में भी तनहा होते नजर आ रहे हैं। इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस जारी है 2 रोज़ से जद्दा में सऊदी अरब में, जिसके मेज़बान हैं खादिमैन हरमैन शरीफैन शाह अब्दुल्ला, और इसमें जनाब सदर जरदारी से लेकर सदर अहमदी नजाद तक इस्लामी सरबराहान शिरकत कर रहे हैं। मकसद ये है कि क्या शाम की रुकनीत इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के मेंबर की हैसियत से मुअत्तल कर दी जाए या नहीं। शाम में कुछ मुबस्सिरीन के नज़दीक एक खेल भी खेला जा रहा है, कुछ कहते हैं कि ग्रेट गेम है। उस ग्रेट गेम की तफसीलात हम आपको दिखाते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में जो नुमाइंदे सैयद अली इमरान ने तरतीब दी। अरब बेदारी की तहरीक शाम में सरकारी फौज और बागियों के दरमियान शदीद जंग और खूरेजी में तब्दील हो गई है। बागियों की ताकत में इजाफा हो रहा है और तैयारा शिकन मिसाइलों की फराहमी की इत्तलात के बाद बागी जेट फाइटर्स तक गिराने के दावे कर रहे हैं। दूसरी जानिब सरकारी फौज अलेप्पो में बागियों के मजबूत गढ़ सलाहुद्दीन के बाद अब दूसरे अहम गढ़ की जानिब बढ़ रही है। दूसरी तरफ लाखों मासूम शामी
जंग के बायस पड़ोसी ममालिक में पनाह गुज़ीन हो गए हैं और उनके लिए बज़ाहिर हुकूमत और बागियों की जानिब से कोई मंसूबा बंदी नहीं। सानी अलमिया जन्म ले रहा है। अमरीका, बरतानिया, तुर्की और शेख नशीन रियासतें एक तरफ तो रूस, चीन, ईरान और अलजायर दूसरी तरफ दिखाई दे रहे हैं, जबकि शाम की OIC मेंबरशिप मनसूख की जा रही है। शाम की हुकूमत भी कह रही है कि हमारी जंग है वो अल-कायदा के खिलाफ है, मगर अल-कायदा के नाम पे इतना बड़ा महाज खोलना और इतना ज़्यादा वहाँ पे जो कश्त खून करना। तो ये भी कहा गया कि शाम जो है वो कीमियाई हथियार भी इस्तेमाल कर सकता है, मगर जिसकी उन्होंने तरदीद की। शाम में दर्जनों अपोजिशन धड़े आपस में मिलने के लिए तैयार नहीं और ऐसे में असद हुकूमत के खात्मे के बाद वैसी ही सूरत हाल जन्म लेने का इम्कान है जैसी अफगानिस्तान में नजीबुल्लाह हुकूमत के खात्मे के बाद 90 की दहाई में हुई थी। अभी तो देखिए ना, ये सब यूनाइटेड हैं एक बात के ऊपर, और इस बात के ऊपर यूनाइटेड हैं कि असद को हटा दिया जाए। पोस्ट असद क्या होगा? पोस्ट असद बहुत ज़बरदस्त सिविल वॉर जो है वो सीरिया में हो सकती है। अमेरिका और तुर्की ने शुमाली शाम में नो फ्लाई जोन कायम करने पर गौर शुरू कर दिया है। नो फ्लाई जोन मुअम्मर कदाफी की तरह बशारुल हुकूमत के जल्द खात्मे का पेश खैमा हो सकता है। सदर ओबामा अरब बेदारी और जमहूरियत की तहरीक की आड़ में वो काम कर रहे हैं जो गुज़िश्ता दर्जनों अमरीकी सदर नहीं कर सके, यानी लीबिया और मुमकिना तौर पर शाम में आने वाले दिनों में अमेरिका की कट्टर मुखालिफ हुकूमत का खात्मा। अमेरिकन मीडिया अगर आप पढ़ें या वहाँ पे जिस तरह की रिपोर्टिंग हो रही है सीरियन कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से, जिस किस्म की एग्जैजरेशन हो रही है सीरियन कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से, वो माइंडसेट मुझे नज़र नहीं आता। फॉर एग्जांपल एक बहुत शोर हिलरी क्लिंटन हरसेल्फ, उन्होंने एक बहुत शोर किया, उन्होंने कहा जी रॉकेट्स प्रोवाइड कर दिए रशिया ने सीरिया को। टोटली एग्जैजरेटेड न्यूज़ जिसका कोई फ़ायदा नहीं था। शदीद दबाव और गोरिल्ला जंग की शिकार शामी हुकूमत ऐसा लगता है कि चंद महीनों की मेहमान है, लेकिन अरब बेदारी की तहरीक के रखवालों को शाम में इस बात का खुसूसी ख्याल रखना होगा कि बेदारी की तहरीक कहीं शाम में फ़िरका वारियत के दलदल में फंस के ना रह जाए और अमरीका हिमायती दीगर शेख नशीन रियासतें फ़िरका वारियत का प्रीमियम बटोरती दिखाई दें और उनकी हुकूमतों को कोई चैलेंज दरपेश ना हो। प्रोग्राम आज का इमरान खान के साथ के लिए कैमरामैन मोहम्मद रिहान के साथ अली इमरान सैयद, जियो न्यूज़, कराची। और इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का ख़त्म होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।